नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस। चिंतन शिविर में हुआ ये बड़ा फैसला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारतीय किसान यूनियन में बगावत, राकेश टिकैत बर्खास्त, नरेश टिकैत की भी छुट्टी, बीकेयू और राजनीतिक नाम से बन गया संगठन। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने गेहूं को लेकर योगी सरकार को घेरा, पूछा कब चला रहे हैं बुलडोजर। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी, 2 अक्टूबर से देश भर में होगी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार की सियासत का, चिराग पासवान के निशाने पर आए फिर से मुख्यमंत्री नीतीश, कहा बिहार में होगा मध्यावधि चुनाव। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुआ ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस की ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी रविवार को कहा कि उनकी पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाकर मतपत्र से चुनाव कराने का वादा अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र में करना चाहिए। इस मुद्दे को जनता के बीच भी ले जाना चाहिए। पार्टी के चिंतन शिविर के लिए गठित राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति के सदस्य चौहान ने कहा कि यह उनकी निजी राय है, लेकिन कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ईवीएम पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत घपलेबाजी हो रही है। मेरी निजी राय है कि आग्रह करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नहीं हटाएंगे। हमें उन्हें हराना पड़ेगा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम हटाकर मतपत्र की तरफ जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन में बगावत, राकेश टिकैत बर्खास्त, नरेश टिकैत की भी छुट्टी। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से बन गया नया संगठन। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार से मोर्चा लेने वाले राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं नरेश टिकैत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन 2 भागों में बंट गया है। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित गन्ना किसान संस्था में भारतीय किसान यूनियन नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी नाराजगी के बाद राकेश टिकैत को बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव फिर योगी सरकार पर हमलावर और गेहूं को लेकर योगी सरकार को घेरा, पूछा कब चला रहे हैं बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने गेहूं के निर्यात को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सरकार उसे उद्योगपतियों को देना चाहती है। योगी सरकार बुलडोजर कब चलवा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी, 2 अक्टूबर से देश भर में होगी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस शिविर में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। साथ ही सोनिया गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हों। चिंतन शिविर के फैसले पर जल्द अमल होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि इस साल गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में अभी सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी आ रही है। चिराग पासवान के निशाने पर फिर आए मुख्यमंत्री नीतीश, कहा बिहार में होगा मध्य अवधि चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल चलकर विरोधी दल के नेता के यहाँ गए और वहां घंटों बैठकर नई संभावना तलाश रहे हैं, उससे साफ है कि जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है।
खगड़िया के दौरे पर आए चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जातीय जनगणना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि जाति के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार कई नीतियां बनाती है, उसके आधार पर राशि मुहैया कराई जाती है, इसीलिए सबको पता होना चाहिए कि जो राशि खर्च हो रही है वो सही हो रही है या नहीं। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि किस जाति की कितनी आबादी है। एलजेपी सांसद ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एलजेपी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा प्रथम चरण में बिहार के हर जिले में लगाई जाएगी और फिर हर प्रखंड और हर गांव में लगाई जाएगी। साथ ही पार्टी के द्वारा ये निर्णय भी लिया गया था कि सबसे पहले उनकी जयंती पर उनकी प्रतिमा उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में लगाई जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीपीएससी के पेपर लीक मामले में ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। 8 से 10 लाख रुपए में बेचा गया बिहार का भविष्य। लैपटॉप सहित कई बैंक खाते कर लिए गए हैं सीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से जांच में प्रश्न और उत्तर बताने के लिए ये डील 8 से 10 लाख रुपए में की गई और इसके लिए पूरी तरह से एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। जांच में जानकारी निकल कर सामने आई है कि हर कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए तक लिए गए और इन पैसों को अलग अलग खातों में मंगवाया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इन मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से कई बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है जिन्हें अभी सीज कर लिया गया है। बीपीएससी पेपर लीक में बड़ा खुलासा करते हुए ईओयू ने बीपीएससी में सफलता दिलाने के नाम पर हर कैंडिडेट से 8 से 10 लाख रुपए लिए जाने की पुष्टि की है। ईओयू ने इस मामले में छात्र नेता दिलीप और आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र भेजने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अतिक्रमण अभियान को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, रविवार को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध किया। डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ते समय दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेड से आंदोलनरत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। दिल्ली में भाजपा नियंत्रण नगर निगम गरीब लोगों के घरों और व्यवसायों के खिलाफ इन विध्वंस प्रयासों का संचालन कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता तब तक विरोध प्रदर्शन करना जारी रखेंगे जब तक कि ये बंद नहीं हो जाता। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि दोनों सरकारों की लापरवाही के कारण स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट 2013-14 और टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के बाद भी दिल्ली में इस कानून को लागू नहीं किया जा सका। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार भाजपा पर इस मामले को लेकर हमलावर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नर्मदा लाओ वादा निभाओ का कांग्रेस चला रही हस्ताक्षर अभियान। पानी की समस्या पर उग्र आंदोलन की कांग्रेस ने दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में शनिवार की शाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवीर तोमर के मार्गदर्शन में क्षेत्रवासियों और कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके द्वारा सीहोर नगर में दिए गए नर्मदा लाने वाले बयान को याद दिलाने हेतु नर्मदा लाओ वादा निभाओ के तहत इसको किया गया। इस मौके पर शहर के मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने क्षेत्रवासियों को जल संकट के स्थायी समाधान को लेकर हस्ताक्षर कराए और इस आंदोलन के लिए जागरूक भी किया गया। अब आगामी दिनों में शहरवासियों के 50,000 से अधिक हस्ताक्षर कराने के बाद एक ज्ञापन शहरवासियों को सौंपा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश भूरा यादव ने बताया कि शहर में नर्मदा लाओ वादा निभाओ को लेकर कांग्रेस जनों और क्षेत्रवासियों के साथ अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 4 जोन्स में होगी बड़ी बैठकें, ये है पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, पिछले चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी 4 जोन में 4 बड़ी बैठक कर सकती है। खबर है कि इन सभी बैठकों में या तो राहुल गांधी मौजूद रहेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सा लेंगी। इन दोनों में से कोई ना कोई इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा। खबर मिली है कि जून के महीने में कांग्रेस इन बैठकों की शुरुआत कर देगी। ये 4 जोन है सौराष्ट्र, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल जोन। गुजरात में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और राहुल गांधी इसी क्रम में 12 जून को दांडी में एक रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी मध्य गुजरात में
महिला सम्मेलन में शामिल हो सकती हैं। पता हो कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें एक फैसला ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव को लेकर सजग हों और पार्टी की जीत में अहम भूमिकाएं निभाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर के तीसरे दिन राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में दलितों का अपमान होता है, वहां किसी की बात भी सुनी नहीं जाती और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां सभी को बिना डरे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। पार्टी में सभी को ये अधिकार दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें बिना कुछ सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। जनता के साथ हमारा जो कनेक्शन था उसे फिर से बनाना पड़ेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी के लिए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से ज्यादा फिल्म पर बोलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के हालात पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए फिल्म के बारे में बोलना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से कश्मीर में आज आतंक चरम पर है। प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और शांति लाने की कोशिश कीजिए। बता दें कि 2010-11 में प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी पाने वाले राहुल भट्ट की गुरुवार को बडगाम जिले के चरूड़ा तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि सेना ने राहुल भट्ट के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिया था। बांदीपुरा में शुक्रवार शाम को 3 आतंकियों को मार दिया गया था। इनमें मारे गए 2 आतंकी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान फैसल और सिकंदर के रूप में हुई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सपा का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में है जंगल राज। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की योगी सरकार पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी में पुलिस अपराध कर रही है और योगी राज में जनता के रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। पुलिस को असीमित अधिकार देने का नतीजा ये निकला है कि यूपी में पुलिस के तांडव पूरे प्रदेश में जनता पर कहर बनकर टूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने सवाल करते हुए कहा कि योगी जी, आप इसे सुशासन कहते हैं? महोदय, ये सुशासन तो नहीं, जंगल राज है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर वालों पर और पड़ेगी महंगाई की मार, 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और देश के कई शहरों में एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी आईजीएल की ओर से संचालित स्टेशनों पर की गई है, जो रविवार से लागू हो गई है। नई कीमत वृद्धि के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 73 रुपये 61 पैसे प्रति किलो, नोएडा में 76 रुपये 17 पैसे प्रति किलो और गुरुग्राम में 81 रुपये 94 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि ये बढ़ोतरी देश भर में आईजीएल की ओर से संचालित किए जाने वाले सभी सीएनजी स्टेशन पर की गई है और इसके बाद दिल्ली के नज़दीक रेवाड़ी में 1 किलो सीएनजी का दाम 84 रुपये 7 पैसे हो गया है, जबकि करनाल और कैथल में सीएनजी का दाम 82 रुपये 27 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में जटिल और महंगा है न्याय, इसे सभी मिलकर बनाए आसान, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि भारत में न्याय प्रक्रिया बेहद जटिल और महंगी है। अदालत में आने वाले याचिकाकर्ता पहले से ही व्यापक मानसिक तनाव में होते हैं। न्याय नहीं मिलता तो वो दूसरे गैर कानूनी तरीकों को तरफ देखने लगते हैं और इसी से अराजकता फैलने लगती है और हमें मिलकर न्याय प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। शनिवार को मुख्य न्यायाधीश श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए भवन की आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 310 करोड़ की लागत से हाईकोर्ट का नया परिसर 1.7 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना मामले में आई गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 2487 नए केस, 13 मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक दिन में 2487 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमितों में कुल संख्या जो है वो 4,31,21,599 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 17,692 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़े के अनुसार कोविड-19 से 13 और मरीजों की मृत्यु के बाद देश में मृतकों की संख्या
5,24,214 पर पहुंची। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.74% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 404 मामलों की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि संक्रमण की दैनिक दर 0.61% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.62% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी से अब तक उबरने वाले मरीजों की संख्या 4,25,79,693 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CWC की बैठक आरंभ। समन्वय समिति ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, जल्द होगा अंतिम निर्णय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रविवार को पूरी हो गई, जिसमें चिंतन शिविर के लिए गठित 6 समन्वय समितियों की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और नव संकल्प मसौदे का अनुमोदन किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नव संकल्प चिंतन शिविर के पहले राजनीति, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान एवं कृषि तथा युवा एवं सशक्तिकरण से संबंधित समन्वय समितियां गठित की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जून से सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, दिशा निर्देश कर दिए गए जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सचिवालय में 1 जून से एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर रोक लग जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को ये जानकारी दी। राय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर रोक राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध से 1 महीने पहले ही प्रभावी हो जाएगी। इसी के साथ राय ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एकल प्रयोग प्लास्टिक के विकल्प जैसे कागज से बने प्लेट, कप, स्ट्रॉ का इस्तेमाल दिल्ली सचिवालय परिसर में हो। कर्मचारियों से एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी बोतल से बचने को कहा जाएगा और उनके स्थान पर कुल्हड़, स्टील के गिलास या कागज के बने कप का प्रयोग पानी पीने के लिए करने को कहा जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा। चिंतन शिविर में कांग्रेस ने बनाया ये खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन शनिवार को उदयपुर में पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर हुई अब तक की चर्चा और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। शिविर के पहले दिन शुक्रवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की पैरवी करते हुए कहा था कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से किया जाता है। G23 नेताओं ने मांग की थी कि बोर्ड का गठन किया जाए। पार्टी सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले साल कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे और इसमें से अधिकांश जगहों की पद यात्रा होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राठौर का पलटवार। बीजेपी मोदी शाह की पार्टी, आम जनता की छोड़ अडानी अंबानी की बदली तकदीर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कुल्लू में जनसभा में कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताया था, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौड़ ने पलटवार किया और बीजेपी को मोदी, शाह, अडानी और अंबानी की पार्टी करार दिया। राठौर ने कहा कि कांग्रेस आम लोगों, गरीब मजदूरों की पार्टी है, जबकि बीजेपी को 4 लोग मोदी, शाह और उनके 2 समर्थक अडानी और अंबानी चला रहे हैं और इनका ही विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल आ रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर बुलडोजर चलाएगी आम आदमी पार्टी, दे दिया इसका अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगर शनिवार सुबह 11 बजे तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी खुद बुलडोजर लेकर आदेश गुप्ता के घर का अतिक्रमण तोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली वालों को उनके लोग धमका रहे हैं कि 5-10 लाख दो वरना घर तोड़ देंगे। गरीबों, अनऑथराइज कॉलोनियों, JJ कॉलोनियों में रहने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता या MCD के कर्मचारी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, जिन्होंने मिलकर ये सब अवैध निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता के घर पर अवैध निर्माण हुआ है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करके उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है।
हमने मेयर और कमिश्नर को आधिकारिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन उनकी हिम्मत कार्रवाई करने की नहीं हो रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना पर महंगाई भारी, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं इतने करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताती है। यहाँ तक कि हालिया विधानसभा चुनाव में और खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से भी कई एनालिस्ट ने इस योजना को जोड़ा। अब एक आरटीआई में इस योजना से जुड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं जो इसकी सफलता को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थी सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से लाभार्थियों को लेकर कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। कंपनियों ने आरटीआई के जवाब में जो आंकड़े दिए हैं उनसे पता चलता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 90 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया। इनके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों ने पूरे साल के दौरान सिर्फ 1 सिलेंडर भरवाया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।